Good morning, students. Myself, Dr. Harshita Rathod, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। हम लोग विचलनशीलता की बात कर रहे हैं। इतने हमारे जो लास्ट 3-4 लेसन रहे हैं उसमें हमने विचलनशीलता के अलग अलग मापों की बात की है, जिसमें परास, चतुर्थांक विचलन और औसत विचलन हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे मानक विचलन की। मानक विचलन जो है वो विचलनशीलता का सर्वाधिक स्थिर और विश्वसनीय माप है। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है और इसकी विश्वसनीयता भी अन्य सभी मापों से अधिक मानी जाती है। इसे हम सिग्मा के थ्रू भी डिनोट करते हैं। ये सिग्मा आपके जो हम योग के लिए सिग्मा लेते हैं उससे अलग है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये देखिए, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे इस सिग्मा का जो सिंबल है वो देखिए ये है, यानी कि आप इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं सिग्मा। दोनों ही चीज़ें सिग्मा कहलाती है। एक सिग्मा आपने ये पढ़ा है, इसका अर्थ होता है योग यानी जोड़ना, और एक सिग्मा जो ये है इसका मतलब है SD यानी स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन। तो आप इसके लिए इस सिग्मा को ध्यान रखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम इस सिंबल को यूज़ करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, मानक विचलन का अर्थ किसी वितरण में माध्य से व्यक्तिगत प्राप्त अंकों के विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल है। आपको ये जो इसका दे रखा है फॉर्मूला, उसी को एक्सप्लेन करते हुए इसकी परिभाषा बनी है कि व्यक्तिगत प्राप्त अंकों के विचलन, विचलन किससे? मध्यमान से, विचलन के वर्गों के माध्य का वर्गमूल कहलाता है। तो इस तरीके से इस सूत्र को ही एक्सप्लेन किया गया है इसकी परिभाषा में। अब हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं की। तो देखिए, सबसे पहली जो विशेषता है कि यह एक यथार्थ माप है जो कि औसत विचलन से भिन्न है। औसत विचलन जो हम कहते हैं, अभी तक आपने बाकी जितने विचलन पढ़े, परास सबसे कम ऑथेंटिक था। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के जब हमने चतुर्थक विचलन की बात की तो वो थोड़ा सा सही था, लेकिन उसमें फिर भी हम जो एंड या टर्मिनल डेटाज होते हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ बीच के 50% अंकों का ही हम यूज़ करते हैं, इसलिए वो भी इतना ऑथेंटिक नहीं था। फिर हमने औसत विचलन की बात की, वो उन दोनों से स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो भी सिर्फ काम चलाऊ विचलनशीलता को ही ज्ञात करता है, न कि यथार्थ विचलनशीलता को। तो जो मानक विचलन है वो बेसिकली किसी भी डेटा की यथार्थ विचलनशीलता को दर्शाता है। मानक विचलन का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। इसका व्यवहार भिन्न भिन्न सांख्यिकी कार्यों में किया जाता है और इस आधार पर यह औसत विचलन से भिन्न है, क्योंकि औसत विचलन का आप देखिए क्षेत्र बड़ा सीमित हो जाता है और वो जो हायर लेवल की स्टैटिस्टिक्स है वहाँ औसत विचलन काम नहीं आता। तो जो मानक विचलन है, क्योंकि ये यथार्थ माप देता है, इसलिए इसका एरिया भी बढ़ जाता है। सांख्यिकी में आगे चलकर आप देखेंगे कि और जो हमें जब फर्दर स्टैटिस्टिक्स यूज़ करनी होती है तो वहाँ हम मानक विचलन को ही ज़्यादा उपयोग में लेते हैं। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मानक विचलन में हम चिन्हों को, जहाँ आपने ध्यान हो, आपको अगर याद हो तो औसत विचलन में हमने एक बार हम यूज़ करते थे और कहते थे कि ये बार का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्हों को ध्यान में नहीं रखना है। जब आप विचलन निकालते थे तो विचलन में आप पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्हों का ध्यान नहीं रखते थे, उन्हें इग्नोर करते थे। तो वो भी एक तरीके से उस समस्या से बचने के लिए यहाँ पे आपको जो विचलन है उसका हम वर्ग कर देते हैं। वर्ग का मतलब उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो विचलन यानी जो स्मॉल एक्स आपने निकाला उसका स्क्वायर कर देंगे, तो चाहे वो प्लस की संख्या हो तो भी स्क्वायर में प्लस रहेगी और माइनस माइनस भी मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाते हैं। तो उस समस्या से बचने के लिए मानक विचलन में हमने ये मानक विचलन में स्क्वायर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको विचलनों को, विचलन के जो चिन्ह हैं उनको अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरीके से आप देखें, यह अधिक सिस्टमैटिक है और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसमें दर्शाया गया है। अब आप देखिए,
मानक विचलन हमेशा माध्य से लिया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट जो इसकी विशेषता है वो हमने वहाँ बात की थी औसत विचलन में, कि औसत विचलन माध्य माध्यिका दोनों से लिया जा सकता है और कई बार हम बहुलक पे भी ले लेते हैं, लेकिन मानक विचलन हमेशा ही मीन पर लिया जाएगा। मीन के बिना मानक विचलन नहीं लिया जाता। और इसके जो चिन्ह है सिग्मा, उसकी तो हम बात कर ही चुके हैं। तो ये सारी ही इसकी कुछ विशेषताएं हैं, और देखा जाए तो ये विशेषताएं ही इसके गुण हैं, जो कि जैसे मैंने बताया कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और विश्वसनीय मापक है। ये इसकी एक विशेषता के साथ साथ इसकी उपयोगिता भी हो गई। इसी तरीके से हम कहें कि ये औसत विचलन की अपेक्षा अधिक दृढ़ रूप से परिभाषित है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो भी इसकी एक उपयोगिता हो गई। इसमें प्राप्तांकों को, सभी प्राप्तांकों को यूज़ किया जाता है। जैसे क्वार्टाइल डेविएशन में मैंने बताया कि आपको सिर्फ और सिर्फ बीच के 50% अंकों पर ही क्वार्टाइल डेविएशन निकाला जाता है, लेकिन मानक विचलन में सारे अंकों को यूज़ किया जाता है। ये भी इसकी विशेषता है। और लास्ट जो इसकी विशेषता आपको बताई कि इसमें चिन्हों का जो हम अवॉइड करते थे कि प्लस माइनस को, उससे बचने के लिए इसमें विचलन का स्क्वायर कर दिया जाता है। उसको क्या कहना चाहिए, स्क्वायर ही बोलेंगे, वर्ग कर दिया जाता है, जिससे कि वो दिक्कत ही ख़त्म हो जाती है कि हमें चिन्हों को यूज़ करना है या नहीं करना। तो इस तरीके से ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं, और विशेषताओं को ही गुण बता दिया है। और इसकी जो कुछ दोष हैं उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला दोष तो इसका यही है कि क्योंकि इसमें सभी एकांशों को, सभी आइटम्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो आखिर के जो अंक हैं वो अगर बदल जाए या उनका मूल्य कम ज़्यादा हो जाए तो इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ता है, जहाँ क्वार्टाइल डेविएशन में वो प्रभाव नहीं पड़ता था, यहाँ पर पड़ता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट जो इसकी सीमा या दोष है कि मानक विचलन का गणितीय परिकलन बाकी सबसे कठिन है, तो इसके लिए इसे सीखना पड़ता है। कोई भी अनजान व्यक्ति या जल्दी से इसे सीख नहीं पाता, तो ये एक इसका परिकलन कठिन है। और यहाँ आप अभी देखेंगे आगे जब हम परिकलन करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आएगी। इसके अलावा ये अर्थशास्त्र, व्यापार आदि क्षेत्रों में इसका उपयोग अधिक होता है। जो हमारे मनोविज्ञान, शिक्षा, समाजशास्त्र है, उनमें मानक विचलन का उपयोग अपेक्षाकृत कम होता है। हम लोग औसत विचलन का अधिक उपयोग करते हैं। तो ये कुछ इसकी समस्याएं या दोष कह लीजिए, या कुछ कमियां हैं, दोष भी नहीं, हम कहेंगे कमियां हैं। तो इस तरीके से हम